शाबाश शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है। और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर ख़त्म हम करेंगे। आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाअल्लाह आपको जवाब देंगे। मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूँ, पूरी कौम से। जुम्मे को हम निकल रहे हैं। मीडिया वालों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपकी उसके ऊपर हुई है, ज़बान बंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हो, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप लिख लेंगे। मैं वो क्लास से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो। ये मुल्क हमारे सबका है, हम इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है, और इसमें सबसे अहम ये है कि मुल्क तब आगे बढ़ते हैं जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में, और मैंने सुबह भी बात की थी सभी बार में, कि हमारे MNAs को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें। मैं हल्पन के बात करता हूँ, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारण ने। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं दें तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत पे ले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, FIA और NAC के लिए। क्या ये मुल्क इस तरह चलना है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लार्जेस है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लार्जेस इस वक्त अमलन इदारों के ज़ेर उसके पास है, वो भी महफूज नहीं है। अगर लार्जेस महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नज़रिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके ख़िलाफ़ आप इस तरह रवैया करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मियां साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, न तुम्हारी इतनी जो है ना तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं, हमने हमेशा आपके भाई को जब बेहता तो प्रोडक्शन आर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ जो नरहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शाबाश शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है। और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर ख़त्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनारकी ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारे लीडरान को जो जेल में रखा है, ख़वातीन को जो जेल में रखा है, किस जो उसके खिलाफ केस है उस पर कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी बनगढ़ंत केसेस लगाए। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात पे ये कह रहा हूँ, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूँ, पूरी कौम से। जुम्मे को हम निकल रहे हैं। मीडिया वालों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपकी उसके ऊपर हुई है, ज़बान बंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हो, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप लिख लेंगे। मैं वो क्लास से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है। जो कैदी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए। मैं मजदूरों से, मैं तलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तरीके से मुश्किल में है, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे के दिन की जो हमारी स्ट्राइक है, जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे,
इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे. वन बाय वन पर्सन जस्ट एक करके. एक मिनट. अच्छा एक मिनट बोले. यकीनन आने वाली नस्ल ये समझेगी कि मौजूदा क़यादत जो भी है जिम्मेदार है. आप क्या सजेशन करते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं इन मामला को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं. असद कैसे साहब कह रहे हैं जंग शुरू हुई तो खत्म हम करेंगे, यानी मामला सुधरते नजर नहीं आ रहे. तो आप क्या समझते हैं कि इसको सुलझाएगा कौन और कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है टिक्का खान साहब आपका. आपने कहा है मौजूदा क़यादत को. हम तो कहते हैं कि मौजूदा क़यादत से मुराद के आपका फॉर्म 47 का जो घुसबैठिया वज़ीर आज़म है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो जिम्मेदार है ना. उन्होंने मैंडेट चुराया है तो पहले चोरी किया हुआ मैंडेट तो निकाले ना. वो जिम्मेदार है. उन्होंने आवाम के वोटों पे धक्का डाला है, वो इलीगली वहां पे बैठे हुए हैं, उनको निकाले, मसला ठीक होगा. ये एंगर क्यों है? आप बार उन्होंने कहा है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, हम लोग सारे मुहब्बे वतन है. हम लोग अपना, हमारे अपना उस्ताद ने इस खित्ते के लिए, इस मादरे वतन के लिए अपना खून बहाया है, इस मुल्क की डिफेंस के लिए लड़े. तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, इन दूसरों का मैं नहीं कह सकता. एक मिनट ऐड कर दूं, एक मिनट. एपीसी की मीटिंग के लिए जब बुलाया गया, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा जरूर हम जाएंगे. मुझे बता दें किसने अता तारड़ को विदाउट कैबिनेट डिसीजन ये कहा कि जाएं, जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? किसने ये माहौल ख़राब किया है? उनको आपका फ़र्ज़ है कि पॉइंट आउट करें. अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं बहुत ही खौफनाक, जिनका ताल्लुक पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से और पीटीआई पर बैन करने से है. सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के हवाले से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें आर्मी चीफ के बारे में आपकी तरफ से कोई खराबी या कशीदगी शुरू करने की शुरुआत की गई. दूसरा, इस वक्त इन सारी चीज़ों को लेकर पीटीआई पर बैन की बात है, वो बहुत खौफनाक है. अता तारड़ ने बनो अटैक का जिम्मेदार पीटीआई को कहा है. अहमद जिंदुआ का जो एडीसी में केस आया उसमें कहा गया कि उससे कुछ धमाका खेज मवाद मिला है और कलादम जमात के साथ उसके राब्ते थे. तो इन तमाम एविडेंस को बुनियाद बनाकर कहीं आपकी जमात को कलादम करार देने की तरफ भी कोशिश की जा रही है और अता तारड़ ने जिक्र भी किया. तो इन दोनों चीज़ों को कैसे है? देखो, इनकी तो कोशिश सारी हमेशा से यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए. आपको याद नहीं है कि जब दिसंबर में, अगस्त में 2023 में 23 जो सबसे पहले जब डिसीजन आ गया था इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त से इन्होंने इंक्वायरी खोली और ये तो कोशिश यही कर रहे थे. इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करें. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के नज़रिए के साथ ऐसी चली कि अब खान साहब के नज़रिए को किसी पार्टी की भी ज़रूरत नहीं रही. वो तो लोगों ने देखा, 8 फरवरी को लोगों ने फैसला कर दिया. जो इन लोगों के सारे इरादे थे, सब कुछ प्लान करते रहे, वो सारे ख़त्म हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते. ये इनकी खामख्याली है. ये जैसे करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर सपोर्टर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे. शिराजी साहब एक सेकंड, आपके एक सेकंड शिराजी साहब का एक और मैं रिप्लाई दे दूँ. बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कर दी है अहमद जिंजुआ साहब के हवाले से. देखिए, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव्स क्या है, ये असद कैसर साहब है, इनके ऊपर एक था कि जी इन्होंने पता नहीं क्या कोई पुर्जा निकाला था, वो चोरी का इन्होंने जेल काटी है. अच्छा, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का है, मेरे ऊपर मेरे ऊपर जनाबे वाला एक्सरे जो स्कैनर मशीन है उसकी चोरी का है. इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां का मेरे ऊपर वो है केस है कि जी मैंने वो चुराई हैं. वो डंडे लाठियां जो होती हैं वो मैं करूंगा क्या उनके साथ, वो एक्सरे वो स्कैनर मशीन के साथ सुबह अपने आप को उसमें डालूंगा और निकालूंगा, अपनी हड्डियां स्कैन करूंगा. उसके साथ मेरा काम क्या है भाई? ओ भाई, कोई अक्ल का काम करो. मतलब आपका कत्ल के पर्चे हम पे हैं और रोज़ाना हम लोग भुगता रहे होते हैं. ये लॉयर है मेरे साथ, इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के हैं. मतलब आप अंदाज़ा, हम लोग एक दिन निकले, बैरिस्टर गौहर साहब, मैं और अली बुखारी साहब, ना कोई बातचीत हुई. पुलिस वहाँ पे इस्लामाबाद की खड़ी थी, हमारे ऊपर ये था कि जी हमने धक्के मारे. ये तो शिराजी साहब ये एक ड्रामा है, रचा रहे हैं और सारी दुनिया समझती कि बोगस है. सोशल मीडिया टीम के हवाले से, सोशल मीडिया टीम के जो हमारे ऑफिशियल लोग होते हैं वो
ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان آفیشیل کا نہ آپ جانتے ہیں نہ XYZ جانتا ہے. اکاؤنٹس دنیا میں کون کیا بناتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں یا کسی کے